चलिए ओमकार करेंगे, माइक म्यूट ही रहने देंगे, अनम्यूट नहीं करेंगे। ठीक, चलिए। ओ साई राम। चलिए आज क्या पढ़ने वाले हैं? विराम चिन्ह। वेरी गुड, विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं। अच्छा, किसी को भी एक कोई बताएगा? चलो मैं ऊपर से देखती हूँ। हाँ अदीप, विराम चिन्ह का मतलब क्या है? मैम पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क, ओके गुड। अनिल, अनिल विराम चिन्ह। हाँ, विराम चिन्ह किसे कहते हैं बेटा? मैम विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स को, ओके। मैम हर्ष वर्मा। हाँ हर्ष वर्मा, यस बेटा। भिन्न पात्रों के प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वेरी गुड। हिमांशु, हिमांशु मेरी आवाज क्लियर है? हिमांशु, यस मैम। हाँ हिमांशु ये बताओ विराम चिन्ह क्यों लगाए जाते हैं? मैम विराम चिन्ह हमको हिंदी सही पढ़ने में मदद करते हैं। गुड। अदनान, हिमांशु म्यूट कर लो बेटा फिर। हाँ गुड। अदनान। मैम विराम चिन्ह हमें किसी सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए बनाते हैं। ठीक है। पार्थ। मैम हाँ प्रणव बोलो। मैम विराम चिन्ह किसी वाक्य को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। अच्छा ठीक है। पार्थ। मैम मैम अगर हम वाक्य में विराम चिन्ह लगाएंगे तो वाक्य का सही अर्थ बनेगा। बढ़िया, गुड। पूनम, विराम चिन्ह नहीं होंगे तो क्या होगा? पूनम, मैम सेंटेंस सही नहीं बनेगा। आप पूनम नहीं हो, प्रणव। ठीक है, उत्तर बिल्कुल सही है आपका। ठीक है राघव। हाँ, विराम चिन्ह नहीं होंगे तो क्या होगा बेटा? सेंटेंस गलत बनेगा, पढ़ने में ही गलत बन जाएगा। हाँ, पढ़ने में गलत आएगा, उसका समझ अर्थ में नहीं आएगा किसी को। समझ में नहीं आएगा। रेणुका, वेरी गुड। रेणुका, लेफ्ट। ऋतु, मैम कहना ही। हाँ रेणुका आ गई। हाँ एक मैम ठीक है। हाँ ऋतु बोलो, बोलो ऋतु। मैम वाक्यों के भागों को स्पष्ट करने के लिए लिखित करने के लिए भाषा में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। बढ़िया। रेणुका कोई बात नहीं बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम चलती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं माइंड नहीं करती है ना, किसी का भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऋषिका, मैम हिंदी भाषा को लिखते समय विश्राम रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। वेरी गुड, ओके। सानू, आप कुछ बोलोगे बेटा? सानू, ऋतु म्यूट करो बेटा, ऋतु म्यूट करो। हाँ सानू, अनम्यूट करो अपने आप को। मैम व्हाट इज क्वेश्चन?
प्रश्न ये है कि विराम चिन्हों की उपयोगिता क्यों है, विराम चिन्ह क्यों जरूरी है? माइक म्यूट करो। देखो माइक म्यूट करो अपना। मैम अगर हम सारा एक साथ बोलेंगे तो कोई समझ नहीं सकता। हाँ बढ़िया, गुड। और कोई? मैम अदीब। हाँ शुभ्रा, एक मिनट बेटा, अदीप आपकी बारी नहीं आई। शुभ्रा, नो मैम। अदीप की बारी नहीं आई। चलो मैं पूछती हूँ अभी, एक मिनट। शुभ्रा, विराम चिन्ह क्यों जरूरी? वाक्यों में अपने भाव प्रकट करने के लिए और उसमें विराम देने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। वेरी गुड। हाँ अदीप बोलो बेटा। भिन्न भिन्न चीजों को व्यक्त करने के लिए विराम चिन्ह का उपयोग होता है। वेरी गुड। तनिष्का, तनिष्का, ओके। जानवल, यस हाँ मैम। बेटा, विराम चिन्ह क्यों जरूरी है? मैम अगर मैम वो नहीं होगा तो मैम हम मैम मैम पढ़ नहीं पाएंगे कि क्या है, मैम शब्द ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, गुड। तनिष्का, यस मैम। विराम का अर्थ क्या है? विराम का अर्थ क्या है? रुकना। रुकना, वेरी गुड। हाँ मैम चलिए। ठहरना। हाँ, ठहरना, रुकना, ठीक है। विराम का मतलब है थोड़ी देर के लिए रुक जाना। विश्राम। हाँ, विश्राम करना, आराम करना, कुछ भी हो सकता है। शब्दों में या वाक्यों में या रुक हम जाना। पढ़ते हैं विराम चिन्ह, तो यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यदि हम लगातार बोलते हैं तो कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। ठीक है, अर्थ स्पष्ट नहीं होने से क्या होता है कि सामने वाला जो सुन रहा है या पढ़ रहा है। तनिष्का बेटा म्यूट करो पहले, तनिष्का म्यूट करो। हाँ, तो जो सामने वाला कुछ कहना चाहता है या पढ़ने वाला कुछ समझना चाहता है वह समझ नहीं पाता है। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता है, क्योंकि विराम चिन्हों के लगने मात्र से पढ़ने वाला और सुनने वाला अर्थ को बहुत अच्छी से समझ लेता है कि आखिर क्या पूछा जा रहा है। क्या वह प्रश्न है, क्या वह विस्मय आदि बोधक है, क्या वह निर्देश दिया जा रहा है, या कहीं अल्प विराम है, थोड़े समय के लिए रुकना है। अगर हम एक साथ पढ़ते जाएंगे या बोलते जाएंगे तो सामने वाले को हम क्या कहना चाहते हैं यह समझ में नहीं आता है। इसलिए विराम चिन्ह अत्यंत आवश्यक होता है। इनको जानना भी जरूरी है, इनको समझना भी जरूरी है, और इसके हिसाब से लिखना पढ़ना भी आना चाहिए। ये नहीं है कि हमें आता तो सब कुछ है, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो हमारी शताब्दी एक्सप्रेस शुरू रहती है, नो ब्रेक। ठीक है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं लगता। तो ये विराम चिन्ह जो है ब्रेक का काम करते हैं। कहाँ पे हमें कितना ब्रेक लगाना है, कैसा ब्रेक लगाना है, इसके बारे में हम विराम चिन्हों की जानकारी के बारे में ही बाद ही समझ पाते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में देखते हैं जो मुख्य विराम चिन्ह हैं, जो हम आम तौर से यूज करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं। इन्हीं के बारे में हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रही हूँ बेटा, अपने ध्यान से देखेंगे। मेरी स्क्रीन विजिबल है?
यस मैम। यस मैम। यस मैम। किसको नहीं आ यस मैम। ओके, ठीक है। स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा साई राम। देखते हैं विराम चिन्ह क्या है। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के विराम चिन्ह है। ये देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन है, क्वेश्चन मार्क है, ये देखो अर्ध विराम है। ठीक है, इस प्रकार से अनेकों चिन्ह हैं। देखिए विराम चिन्ह, इसको विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। विराम का अर्थ होता है रुकना। अपने भावों तथा विचारों को सही रूप तथा सही ढंग से संप्रेषित करने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान होना जरूरी है। संप्रेषित करना मतलब दूसरे को बताना, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने को बोलते हैं संप्रेषित करना सही ढंग से। ये तभी होगा जब हम विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते, कहीं पे भी पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, कहीं पे निर्देशक चिन्ह नहीं लगाएंगे, कहीं पे भी उद्धरण चिन्ह नहीं लगाएंगे, तो जो हम समझाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं वो समझ में नहीं आएगा। हिंदी भाषा में अपने भावों तथा विचारों को लिखते अथवा बोलते समय अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ संकेत चिन्ह बनाए गए हैं। ये संकेत चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो विराम चिन्ह क्या है? विराम चिन्ह का मतलब है जहाँ पे हमें रुकना हो। पढ़ते समय जब हम रुकते हैं या लिखते समय या बोलते समय जब हम कहीं पे रुकते हैं तो विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्हों के आधार पर ही हम ज्यादा या कम या पूरी तरीके से रुक पाते हैं। यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई व्यक्ति हो सकता है बिल्कुल भी ना रुके। इससे क्या होगा, हमको कुछ समझ में नहीं आएगा कि वह क्या बोल रहा है। देखिए अब यह हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख चिन्ह हैं। अब जैसे विराम चिन्हों का प्रयोग हमने देखा कि विराम चिन्ह क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो पहले चिन्ह की और चलते हैं। ये पहला चिन्ह है पूर्ण विराम, जिसको आप इंग्लिश में फुल स्टॉप भी कहते हैं और सबसे ज्यादा जरूरी है और ये अक्सर सभी को लगाना भी आता है। जैसे ही हमारा वाक्य पूरा हो जाता है हम पूर्ण विराम लगाते हैं, यानी फुल स्टॉप लगा देते हैं। और यहाँ पे जब भी पूर्ण विराम लगाया जाता है, इसका जो रुकने का समय है ये ज्यादा होता है। इसके लिए इसके बाद हमको चलने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है, रेस्ट लेना पड़ता है। तो पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुक जाना। वाक्य पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे पक्षी दाना चुग रहे हैं, पूर्ण विराम है इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा समय तक रुके रहेंगे। नेहा कविता लिख रही है, रुकना है तो देर तक रुकना है इसमें। ठीक है, हमको थोड़ा सा हॉट लेना है, थोड़ा सा वहां पे विश्राम करना है। तो पूर्ण विराम जब वाक्य पूरा हो जाता है तभी लगाया जाता है, वाक्य के मध्य में नहीं लगाया जाता। इसके बाद दूसरा देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम कॉमा को बोलते हैं। ये देखिए इसका साइन क्या है, सिंबल क्या है, ऐसा। और हमको ये बहुत अच्छे से आता है। अगर आपको कॉमा आता है तो हमको याद रखना पड़ेगा कि कॉमा को हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा विराम। अल्प का मतलब होता है छोटा, थोड़ा। वाक्य बोलते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे नंदन वन में शेर, हाथी, हिरन, भेड़िया, बकरी तथा भालू सभी मिलकर रहते हैं। तो इन कई सारे जानवरों के नाम के बीच में जहां हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है, इसके कारण हम थोड़ा थोड़ा रुकते हैं, जिससे कि ये शब्द सही तरीके से पढ़े और समझे जाते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? नंदन वन में शेर, हाथी, हिरन, भेड़िया, बकरी तथा भालू सभी मिलकर रहते हैं। ठीक है, ये सारे मिल से जाएंगे
हमें ये समझ में नहीं आएगा कि एक के बाद थोड़ा सा रुकना है, ये अलग अलग नाम है। ठीक है, एक जैसे शब्दों के बीच में अक्सर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है ताकि हमको समझ में आए कि दो शब्दों में अंतर है। तो अल्प विराम का प्रयोग कब होता है? जब हम थोड़ा सा रुकने के लिए टाइम लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक विराम चिन्ह जो है ये हमें बहुत अच्छे से लगाना आता है और समझ में आता है। तब लगाया जाता है जब भी किसी से प्रश्न पूछा जाए। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है, यदि मैं पूछूं आपको समझ में आ गया क्या, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल होगा। ठीक है, देखिए उदाहरण के रूप में, तुम कहाँ जा रहे हो? वह कौन है? ठीक है, तो हमको प्रश्नवाचक जब भी लगता है, प्रश्न सूचक चिन्ह जब भी लगता है तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द भी होते हैं। कहाँ, कौन, कब, क्यों, इसका भी प्रयोग किया जाता है। और अंत में प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसको आप क्वेश्चन मार्क के रूप में जानते हैं। इस प्रश्नवाचक चिन्ह से ही ये समझ में आता है कि कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है। अर्धविराम, इससे पहले हमने अल्प विराम पढ़ा था। अल्प मतलब थोड़ा सा, अर्ध मतलब आधा। ठीक है, अर्ध का मतलब होता है आधा, अल्प मतलब थोड़ा। अब अर्ध विराम जो होता है ये पूर्ण विराम से आधा समय लेता है और अल्प विराम इसका भी आधा लेता है। ठीक है, ये पूर्ण विराम का आधा समय लेता है और अल्प विराम अर्ध विराम का आधा समय लेता है, यानी 1/4 भाग। ठीक है, अब देखते हैं वाक्य लिखते या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यानी एक पूरे बड़े से वाक्य को जब 2 भागों 3 भागों में बांटा जाता है ताकि हम आराम से उस वाक्य को पढ़ सकें और कोई भी गलती न करें, तो हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। जैसे कपास से सूत तैयार किया जाता है, सूत से कपड़ा बनता है। ठीक है, तो ये ऐसे भी हो सकता था, कपास से सूत तैयार किया जाता है, सूत से कपड़ा बनता है, लेकिन तब हमें यह स्पष्ट नहीं हो पाता, इसलिए पूर्ण विराम में ज्यादा समय लगता है, उसका आधा समय हमें यहाँ पे लगाकर रुकना पड़ता है, जिससे समझ में आए कि यह एक साथ है पर अंतर है। कपास से सूत तैयार किया जाता है, सूत से कपड़ा बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब एक बड़े वाक्य में कई छोटे छोटे वाक्य जुड़ते हैं तो हमें अर्धविराम का प्रयोग करना चाहिए। ये 2 वाक्य हैं, कपास से सूत तैयार किया जाता है। ये ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया जाए और ये दूसरा वाक्य हो सकता था, पर जब हमने 2 वाक्यों को जोड़ा है तो हमने बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया है ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये छोटा वाक्य है और ये बड़ा वाक्य है। ठीक है, सॉरी, निर्देशक चिन्ह। आपने अगर अपने प्रश्न पत्रों को पढ़ा होगा कभी ध्यान से, तो आप देखते हैं कि ये वाला जो साइन है आपको अक्सर दिखाई देता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उसके बाद एक डैश रहता है। ठीक है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न के बाद ये चिन्ह दिया जाता है जिसको बोला जाता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना किसी काम। मैम ऐसे मैम योजक चिन्ह भी कह सकते हैं? नहीं बेटा, योजक चिन्ह इससे थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, योजक चिन्ह थोड़ा सा छोटा होता है, वो शब्द तो को जोड़ने के लिए यूज होता है। हाँ, 2 शब्दों के बीच में लगता है। निर्देशक चिन्ह वाक्य के अंत में लगता है। ठीक है, अब ये देखिए, कोई भी निर्देश अथवा सूचना देने वाले वाक्य के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
अब जैसे के बाद निर्देश दिया हमें, फिर दिया अध्यापक ने कहा, क्या निर्देश दिया अध्यापक ने? पाठ को लिखकर अभ्यास करना चाहिए। देखिए अगला, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। निर्देशक चिन्ह, टॉपिक क्या है? भारतीय पर्व मेरा परिवार। तो जब हम कोई निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये वाक्य के अंत में लगता है। ठीक है हर्ष, ये अंत में लगता है। ठीक, निर्देशक चिन्ह। और ये थोड़ा सा लंबा होता है, कंप्यूटराइज्ड है तो इसमें नहीं आया, थोड़ा सा लंबा रहता है ये। और योजक चिन्ह की बात करें तो वो इससे छोटा रहता है। ठीक, तो निर्देशक चिन्ह यानी इंस्ट्रक्शन वाला चिन्ह। देखिए अगला, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है वो क्या करता है? मन के भावों को बताता है। हाँ, एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, देखिए मन के भाव यानी हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, यहाँ कितनी गंदगी है, वाह कितनी सुंदर जगह है, अरे तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, शाबाश, ऐसा ही करते रहना। तो इस प्रकार से विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है, विस्मय कहने का तात्पर्य तो सिर्फ विस्मय है, लेकिन ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब कब होता है? कोई भी भाव मन का प्रकट करना हो तो उस शब्द के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। छी, जिससे हमें घृणा आती है, छी के बाद वाह, खुशी का बोध है। ठीक है, शाबाश, खुशी का बोध है, आशीर्वाद का बोध हो। ठीक है, आश्चर्य का बोध हो, भय, शोक, हाय ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से जिन भी भावों से हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, उसके बाद, उस शब्द के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब देखिए योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह में यही अंतर है, योजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है थोड़ा सा। तो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। यस, योजक चिन्ह को आपने पहले भी पढ़ा है द्वंद्व समास में। ठीक है, तुलना करने वाले शब्दों तथा शब्द युग्मों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तुलना करने वाले शब्द जैसे माता पिता, रात दिन, लड़का लड़की, हक्का बक्का, गोरा चिट्टा, मोटा पतला, इस तरीके के जो शब्द होते हैं जिनमें दोनों की बराबरी जब दिखाई जाती है, उसमें हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या फिर शब्द युग्म, शब्द युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जैसे धीरे धीरे, ठीक है, कहते कहते, चलते चलते, सोचते सोचते, लिखते लिखते, इस प्रकार के जो शब्द युग्म का जोड़ा होता है, शब्द युग्म मतलब जोड़ा, शब्दों का जोड़ा, या तो शब्दों के जोड़ों के बीच में शब्द युग्म के बीच में ये लगता है, या फिर दो तुलनात्मक शब्दों के बीच में और एवं या व की जगह प्रयुक्त किया जाता है। इसका मतलब और भी हो सकता है, इसका मतलब तथा भी हो सकता है, इसका मतलब व भी हो सकता है, इसका मतलब एवं भी हो सकता है, इसका मतलब या भी हो सकता है। तो ये कई सारी चीजों के लिए प्रयुक्त होता है, पर इसका मुख्य कार्य क्या है? तुलना करना या फिर दो जोड़ों में बीच में प्रयोग करना, जिससे कि वो दो एक जैसे शब्दों के बीच में हम अंतर समझ सकें। ये चिन्ह आपने देखा होगा जब हम किसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशंस जब यूज करते हैं, जैसे आप अपने नाम को छोटे रूप में लिखें, मान लीजिए राघव तिवारी अपना नाम लिखना चाहे तो क्या लिखेगा? R. तिवारी। ठीक है,
तो राघव को शॉर्ट फॉर्म में जब उसने लिखा तो इस लाघव चिन्ह का प्रयोग किया। लाघव मतलब लघु कर देना, छोटा कर देना। लाघव लघु शब्द से बना है, ठीक है। ऐसे यदि मुझे अपना नाम लिखना हो तो P.K. श्रीवास्तव, ठीक है। इसी प्रकार से आप अगर अपना शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें तो आप अपने शब्दों का पहले अक्षर को लिखकर डॉट लगाएंगे, इससे आपके नाम को समझ लिया जाएगा, वो उसका संक्षिप्त रूप है। इसके अलावा भी कई सारे शब्दों को छोटा करके लिखने के लिए इसको यूज किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन ऐसा लिखा जाता है हिंदी में। तो डा लिखा यानी डॉक्टर, डा पहला वाला शब्द ले लिया हमने, वर्ण ले लिया और उसके आगे ये चिन्ह का प्रयोग कर दिया, डॉक्टर। ऐसी पंडित, ठीक है, पन ले लिया और उसके आगे ये डॉट लगा दिया, इसका मतलब है ये पंडित, ठीक है। इसी प्रकार से आप और भी चीजों के सामने अपने नाम के अलावा चीज जगहों के नाम या किसी और चीजों के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पे आप एब्रीविएशन या संक्षिप्त रूप लिखने की कोशिश करते हैं वहां पे आपको ये लाघव चिन्ह प्रयुक्त होता हुआ दिखाई देगा और आपको प्रयोग करना चाहिए। तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए यूज किया जाता है, किसी को छोटा बनाकर लिखने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन नाम नहीं पता हमें, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह, जो एब्रीविएशंस के साथ में इस्तेमाल में आता है। अब इसके बाद देखिए उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है और ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इकहरा उद्धरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक। अब इकहरा उद्धरण चिन्ह कब प्रयोग में लाया जाता है? इस चिन्ह का प्रयोग किसी अक्षर, शब्द, किताब, वस्तु या व्यक्ति का नाम लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर हमें कोई शब्द को या किसी नाम को लिखना है और हाईलाइट करना है तो हम इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे रामधारी सिंह दिनकर महान कवि थे, तो दिनकर उनका उपनाम है, उन्होंने अपने नाम के आगे टाइटल लगाया हुआ है सूर्य की भांति। तो दिनकर का मतलब होता है सूर्य, तो उन्होंने दिनकर अपने आप निकनेम टाइटल दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में डालकर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी इकहरा उद्धरण चिन्ह डालकर बताया हुआ है, इससे ये हाईलाइट हो रहा है कि ये कुछ स्पेशल है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि आज हम व्याकरण का विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं, तो विराम चिन्ह किस में डालेंगे हम? उद्धरण चिन्ह में। कौन से वाले में? इकहरे उद्धरण चिन्ह में। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। इसी प्रकार से कक्षा 7वीं की हिंदी पुस्तक का नाम वसंत है, वसंत को हम किस में डालेंगे? इकहरे इकहरा चिन्ह, हाँ, इकहरा उद्धरण चिन्ह में। वेरी गुड, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इसी का दूसरे का प्रयोग देखते हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह कब प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किसी के कथन यानी स्टेटमेंट, किसी ने कोई बात कही हो उसको, या फिर जब कोई कुछ कहता है, हाँ, या फिर किसी वाक्य को उसी रूप में प्रस्तुत करने के लिए, उसमें जब हम कोई चेंज नहीं करना चाहते तब हम इसका प्रयोग करते हैं। या फिर किसी की गुना है तो तुम गुना जाओगे। हाँ, जैसे मैडम ने कहा, क्या कहा? कल हम गुना जाएंगे, इतनी बात मैंने की, तो आपने मेरे शब्दों को जैसा मैंने कहा था ऐसा ही किसी को बताया है, तो वो किस में जाएगा? दोहरे उद्धरण चिन्ह में। दोहरा उद्धरण चिन्ह में, हाँ, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, ठीक है।
ऐसी आप अपने किसी भैया दीदी से कोई बात करते हो, बोलते हो कि मम्मी ने ऐसा कहा है, तो जो कहा है मम्मी ने या पापा ने, उसको हम किसमें डालेंगे? दोहरा उद्धरण चिन्ह। हाँ, दोहरा वेरी उदाहरण। ठीक है। इनको आपको इन्हीं नामों से याद करने की कोशिश करना। आपको इंग्लिश में नाम याद है, मुझे पता है, लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम जब भी इसको हिंदी में प्रयोग करें तो हिंदी का ही नाम बोलें। आप इसको इन्वर्टेड कॉमा ना बोल के उद्धरण चिन्ह के रूप में जाने। ठीक है, इससे आपको दोनों ही लैंग्वेज के इन पंक्चुएशन मार्क्स और विराम चिन्हों का नाम याद हो जाएगा। तो इसको याद भी करना है। ठीक है, आपको लगाना तो आता है पर आपको बोलना नहीं आता, तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए हमको इनके नाम भी याद करने पड़ेंगे। यस मैम। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी बड़ा सिंपल सा शब्दों को जब आप उसके मीनिंग के साथ में या कुछ स्पेशल चीज लिखने के लिए करते हो, अर्थ बताने के लिए करते हो, तो हाँ कोष्ठक या ब्रैकेट का प्रयोग करते हो। मैथ्स में आप बहुत सारे ब्रैकेट्स को इस्तेमाल में ब्रैकेट। हाँ ठीक है। तो किसी कठिन शब्द का अर्थ लिखने के लिए, किसी बात को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अंक लिखने के लिए भी कोष्ठक प्रयुक्त होता है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो वो कोष्ठक चिन्ह के अंदर आ जाएगा। आप देखते हो 1 2 3 4 नंबरिंग डालते हैं तो हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं ज्यादातर। ठीक है, अब जैसे इसका प्रयोग किया, मैंने लिखा स्वयं। स्वयं का अर्थ आपको नहीं पता है और आपको अर्थ स्पष्ट करने के लिए मैंने क्या डाल दिया, ब्रैकेट में इसका अर्थ लिख दिया खुद। इसी प्रकार से जब आप किसी के लिए कुछ लिखना चाहते हो और उसका अर्थ हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि उसको आता होगा कि नहीं आता होगा, तो आप ब्रैकेट में उसका इंग्लिश में अर्थ लिख सकते हो, इंग्लिश वर्ड लिख सकते हो, उसका हिंदी का सरल अर्थ लिख सकते हो। तो इससे अगले व्यक्ति को पढ़कर वो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको ये नहीं पता चला तो आप मुझसे सवाल करोगे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इनको अगर ये समझ में नहीं आए तो ये पढ़कर वो समझ सकते हैं, तो आपने समझ लिया। इसी प्रकार से जैसे अगर मैंने आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि अतिरिक्त का मतलब क्या है, तो मैंने यहाँ मान लीजिए ब्रैकेट में डाल दिया अलावा, इसके अलावा। अतिरिक्त मतलब इसके अलावा, तो अलावा मैंने डाल दिया। अंक, अंक का मतलब आपको हिंदी में नहीं आ रहा है, तो मुझे ये अगर समझ में आता है कि आपको अंक समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में क्या डाल दूंगी, गिनती, नंबर। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त अंक लिखने, अंक का मतलब गोद भी होता है, पर यहाँ पे आप वाक्य जैसी पढ़ोगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अंक का अर्थ यहाँ पे गिनती से है, नंबर से है, 1 2 3 4। तो हम ऐसे नंबरों को लिखने के लिए, अंकों को लिखने के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, यानी ब्रैकेट्स डालते हैं। अपूर्ण विराम चिन्ह, इसको हिंदी में आप बोलते हो, हिंदी में अपूर्ण विराम चिन्ह बोला जाता है और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? किसी को भी पता है क्या नाम बोला जाता है इसको? कॉलन। ठीक है, कॉलन। एक कॉमा के ऊपर, सेमीकॉलन। हाँ वेरी गुड, सेमीकॉलन। मैम सेमीकॉलन। सेमीकॉलन बेटा ऊपर डॉट और नीचे कॉमा होता है। ठीक है, ये कॉलन है, सिर्फ कॉलन है। जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहां अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, अब कृष्ण के अनेक नाम हैं, मैंने अगर यहीं पे छोड़ दिया और आपको पता ही नहीं कौन कौन से नाम है, तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये स्पष्ट कर दिया, कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोहन, गोपाल, गिरधर आदि। ठीक है, इसी प्रकार से आप भी कोई वाक्य कह रहे हैं और उसको आगे और समझाना चाहते हैं, तो आप इस कॉलन का इस्तेमाल करेंगे, अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ताकि वह पूरी चीज सामने वाले व्यक्ति को या पढ़ने वाले व्यक्ति को स्पष्ट हो जाए। ठीक है, अब इसके आगे ये भी बहुत कॉमनली हम प्रयोग में लाते हैं, बहुत ज्यादा प्रयोग में लाते हैं, जब हमसे कोई चीज छूट जाती है वाक्य लिखते समय। ठीक है, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं हंस पद चिन्ह।
ठीक है। हंस पद चिन्ह का एक और नाम है त्रुटि चिन्ह, गलती वाला चिन्ह। ठीक है, कोई गलती हो जाती है, छूट जाता है, छूटने में गलती हो जाती है, तो हम हंस पद चिन्ह का लगाते हैं, हंसों के पैर जैसा, इसलिए इसको बोला हंस पद, हंस के पैर जैसा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, किसी को पता है क्या? ये तो चिड़िया के पैर किसी जैसा को भी है। हाँ, तो इसका नाम दिया हुआ है ना बेटा, हंसपद चिन्ह, इसको नाम दे दिया गया हंस के पैरों जैसा चिन्ह। ठीक है, तो और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसी को भी पता हो? नहीं पता ना, बाकी सबके हमको इंग्लिश में नाम पता है, पर इसका नाम नहीं पता है। इसका हिंदी का और क्या नाम है, हिंदी में और क्या बोलते हैं इसको? त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह। क्या बोलते हैं? त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह। हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाम्डा, LAMBDA, लाम्डा। ठीक है, ध्यान रखना। आप लिखते समय यदि कोई अंश छूट जाए तो यह चिन्ह लगाकर उस अंश को ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे अर्जुन, अगर मान लीजिए मैंने ये छोड़ दिया है और मुझे बाद में याद आया, तो मैंने लिख दिया पहले अर्जुन कुशल धनुर्धर थे, और मुझे लगा कि नहीं, इसमें एक और जुड़ना चाहिए जो मैंने छोड़ दिया है, तो मैं क्या करूंगी, ये निशान लगा दूंगी जहां पे छूट गया है, और उसके ऊपर यह शब्द मैं लिख दूंगी। आप इसको उल्टा ऐसे भी लगा सकते हैं, बी की तरह बना के शब्द को नीचे भी लिखा जा सकता है, तो ऊपर या नीचे पर चिन्ह इसी प्रकार से रहेगा, बस इसका जो तरीका है ये बदल जाएगा, या तो ये बी जैसा लिखा जाएगा या उल्टे बी जैसा। ऐसा चिन्ह बनाओगी तो ऊपर लिखोगे, और बी जैसा बनाओगी तो नीचे लिखोगे। ठीक है, तो इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम गलती से कुछ छोड़ देते हैं वाक्य लिखते समय, तब इस चिन्ह का प्रयोग करके हम अपने वाक्य को सुधार लेते हैं। तो इसका नाम है हंसपद चिन्ह। मैम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाम्डा, LAMBDA। ठीक है, लाम्डा। ठीक है, लाम्डा है, लाम्डा है। हाँ, ठीक है। अब ये देखिए, अभी हमने कुछ एक विराम चिन्ह देखे, अब इनको पहचानते हैं। ये क्या है, कौन सा चिन्ह? प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कौन सा चिन्ह है? उद्धरण, कोष्टक या विराम? उदाहरण चिन्ह। उदाहरण। उद्धरण। उद्धरण। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा है। कौन सा वाला है? विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक। कौन सा वाला उद्धरण? विस्मय। दोहरा। कौन सा उद्धरण? दोहरा। 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 वेरी गुड, दोहरा उद्धरण चिन्ह है। विस्मयादिबोधक। 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 अल्पविराम। ये चिन्ह कौन सा है? अल्पविराम। अल्पविराम। हाँ, अल्पविराम। अल्पविराम। हंसपद। अल्पविराम है, अल्पविराम। अर्धविराम तो एक इसके साथ में डॉट लगा रहेगा। ठीक है, ये अल्पविराम मतलब कॉमा। हंसपद। ये हंसपद। कौन सा चिन्ह? हंसपद। हंसपद चिन्ह। हंसपद। कोष्टक। कौन सा है? कोष्टक। कोष्टक। वेरी गुड। कोष्टक। ब्रैकेट। ब्रैकेट, वेरी गुड। ब्रैकेट ओपन। देखते हैं जरा। चलिए यहाँ देखते हैं, वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह वाले वाक्य छांटिए। देखिए, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, पूर्ण विराम। वर्ण के दो भेद होते हैं, निर्देशक चिन्ह, स्वर और व्यंजन। वर्ण के दो भेद होते हैं, सेमीकोलन, अर्धविराम है, स्वर और व्यंजन, पूर्ण विराम। वर्ण के दो भेद होते हैं, पूर्ण विराम, स्वर और व्यंजन, पूर्ण विराम।
कौन सा सही है सोच के रखो। मैम क है क, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला। मैम गा अच्छा, आप अपना वाक्य ध्यान में रखें, बस वाक्य को ध्यान में रखें और अपने आप को जज करेंगे कि आपने सही ढूंढा था या गलत। ठीक है, उत्तर हम बाद में देखेंगे। दूसरा देखिए, किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखें। मेरी अविस्मरणीय घटना, विद्यार्थी और अनुशासन। किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखें। मेरी अविस्मरणीय घटना, विद्यार्थी और अनुशासन। किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखें। मेरी अविस्मरणीय घटना, विद्यार्थी और अनुशासन। किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखें। मेरी अविस्मरणीय घटना, विद्यार्थी और अनुशासन। ठीक है, इसमें से भी कौन ग ऑप्शन। ठीक है, आप अपना ध्यान में रखें कि आपने कौन से ऑप्शन को सही लिखा था, सही सोचा है। ठीक है, फर्स्ट है, वाक्य को ध्यान में रखना है, चाहे तो आप कहीं नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए, अध्यापक ने छात्र से पूछा, गंगा कहाँ से निकलती है? अध्यापक ने छात्र से पूछा, गंगा कहाँ से निकलती है? अध्यापक ने छात्र से पूछा, गंगा कहाँ से निकलती है? अध्यापक ने छात्र से पूछा, गंगा कहाँ से निकलती है? ठीक है, अब आप खुद समझ लें। हाँ मैम हाँ, ठीक है। मेरी माता जी के नाम से पहले डॉक्टर लगता है। मेरी माता जी के नाम से पहले डॉक्टर लगता है। मेरी माता जी के नाम से पहले डॉक्टर लगता है। मेरी माता जी के नाम से पहले डॉक्टर लगता है। ठीक है, ध्यान रखना। आप देख लो वाक्य को ध्यान में देखो। सॉरी 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 सॉरी। देखिए अगला, गर्मियों में आम, केला, अनार, लीची, आड़ू आदि खूब सारे रसीले फल होते हैं। गर्मियों में आम, केला, अनार, लीची, आड़ू आदि खूब सारे रसीले फल होते हैं। गर्मियों में आम, केला, अनार, लीची, उसमें सारों में अल्पविराम चिन्ह है। मैम गा प्रेमचंद ने मानसरोवर नामक 8 कहानी संग्रह की रचना की है। प्रेमचंद ने मानसरोवर नामक 8 कहानी संग्रहों की रचना की है। प्रेमचंद ने नामक 8 संग्रहों की रचना की है। प्रेमचंद ने मानसरोवर नामक 8 कहानी संग्रहों की रचना की है। मन में रख लिया ना आपने? अब आप अपने आप को चेक कर सकते हो। ठीक है, देखिए उत्तर, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। किसी एक विषय पर निबंध लिखें। निर्देशात्मक वाक्य चिन्ह। मेरी अविस्मरणीय घटना, विद्यार्थी और अनुशासन। अध्यापक ने छात्र से पूछा, गंगा कहाँ से निकलती है? क्योंकि अध्यापक ने छात्र से पूछा है, प्रश्न पूछा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह होना जरूरी है। प्लस उसने जो प्रश्न पूछा है वो बिल्कुल जैसा का तैसा है, इसलिए उसको किसमें डाला है? दोहरे उद्धरण चिन्ह में। मेरी माता जी के नाम के आगे क्या लगता है? डॉक्टर, एब्रिविएशन है। मैम ये आपने अभी पढ़ाया है। डॉक्टर अभी बताया था। गर्मियों में आम, केला, अनार, लीची, आड़ू आदि खूब रसीले फल होते हैं। राघव ने बताया था कि सब में कॉमा लगाया हुआ, सब में क्या, कौन सा चिन्ह लगाइए? अल्पविराम अल्पविराम, वेरी गुड, अल्पविराम चिन्ह। और ये कौन सा चिन्ह है? पूर्णविराम। अच्छा, ये कौन सा चिन्ह है? दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह। और ये कौन सा चिन्ह है? योजक निर्देश। बिल्कुल, वेरी गुड। और ये कौन सा चिन्ह है? प्रेमचंद ने मानसरोवर, मानसरोवर एक अलग सा नाम है हाईलाइट करने के लिए। कौन सा चिन्ह है ये? एक रहा उदाहरण चिन्ह। एक रहा दोहरा चिन्ह। हाईलाइट चिन्ह। उद्धरण चिन्ह।
सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, वेरी गुड। ठीक है, ये हमारा आज का पाठ था विराम चिन्हों पर आधारित। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे भी और जानेंगे भी और कोशिश करेंगे कि याद भी रखें। ठीक, यस मैम। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस के बार बार बीच बीच में आएगा और मैं कभी भी आपसे पूछ सकती हूँ कि इसको क्या कहते हैं। अब आपको नाम नहीं भूलना है, तभी डिक्टेशन के टाइम में, श्रुत लेखन के समय में भी आपसे पूछा जा सकता है ये सब। ठीक है, चलिए शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। साई राम। थैंक यू मैम। साई राम मैम। साई